Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज व्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी पर बात करेंगे, सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ बिल्कुल। और हमारा आधार होगा एम लक्ष्मीकांत का अध्याय 72। हम इसे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। और ये विषय 97वें संविधान संशोधन 2011 के बाद तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सही कहा। तो आज की चर्चा में हम इसी संवैधानिक ढांचे, इसके प्रमुख प्रावधानों और परीक्षा के लिहाज से इनके महत्व को बारीकी से देखेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि तथ्य और विश्लेषण दोनों का एक अच्छा संतुलन बने जो तैयारी में सीधे तौर पर मदद करें। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर सहकारी समितियों को ये संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये कैसे हुआ और इसके परिणाम क्या रहे। हाँ, ये सवाल अहम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्यों। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आवश्यकता महसूस क्यों हुई। पहले भी तो समितियां काम कर ही रही थी राज्य कानूनों के तहत। कर तो रही थीं, लेकिन उनके कामकाज में आप देखिए कई तरह की समस्याएं थीं, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, मैनेजमेंट प्रोफेशनल नहीं था, लोकतांत्रिक नियंत्रण की कमी थी। अच्छा। तो इसी पृष्ठभूमि में ये जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 आया, ये एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ। हाँ, इसका उद्देश्य ही यही था कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन हो, वो स्वायत्त रूप से काम करें, उनमें लोकतांत्रिक नियंत्रण हो और पेशेवर प्रबंधन आए। बिल्कुल, क्योंकि ये समितियां खासकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो उन्हें मजबूत और स्वतंत्र बनाना जरूरी समझा गया। तो फिर यूपीएससी मेंस के लिहाज से यहाँ एक सवाल बनता है जो अक्सर सोचा जाता है कि सहकारी समितियों को ये संवैधानिक संरक्षण देने के पीछे संवैधानिक और लोकतांत्रिक तर्क क्या थे, और इस कदम ने भारत के संघीय ढांचे और जमीनी लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया है। ये विश्लेषण बहुत जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स के लिए कुछ एकदम सटीक तथ्य जान लेते हैं जो सीधे पूछे जा सकते हैं। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। देखिए, ये 97वां संशोधन अधिनियम 2011 ये लागू हुआ 15 फरवरी 2012 से। ये तारीख याद रखनी है, 15 फरवरी 2012। ठीक है। इसने संविधान में 3 बड़े बदलाव किए। पहला, मौलिक अधिकार में। अच्छा, फंडामेंटल राइट। कैसे? अनुच्छेद 19(1)(c जो संगम या संघ बनाने का अधिकार देता है, उसमें या सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज शब्द जोड़ दिया गया। यानी अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना एक फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। दूसरा बदलाव हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, माने डीएसपी में। उसमें क्या हुआ? एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 43B। ये कहता है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी बन गई। ठीक है। मौलिक अधिकार, डीएसपीपी। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव था, संविधान में एक नया भाग ही जोड़ दिया गया, भाग 9B, जिसका शीर्षक है सहकारी समितियां। जैसे पंचायतों के लिए भाग 9 और नगरपालिकाओं के लिए भाग 9A है, वैसे ही। हाँ, बिल्कुल उसी तरह। और इसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक विस्तृत प्रावधान है। ये इनके गठन, प्रबंधन, चुनाव, ऑडिट हर पहलू को कवर करते हैं। तो इन बदलावों ने एक तरह से सहकारी समितियों को एक बहुत मजबूत कानूनी और संवैधानिक आधार दे दिया। निश्चित रूप से। मौलिक अधिकार बनने से नागरिक सीधे कोर्ट जा सकते हैं, डीपीएसपी में आने से ये सरकार की प्राथमिकता बन गया, और भाग 9B ने तो पूरा ढांचा ही तैयार कर दिया। सैद्धांतिक तौर पर तो ये बहुत अच्छा लगता है। राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो, सदस्यों का नियंत्रण बढ़े, विकेंद्रीकरण हो, आर्थिक लोकतंत्र मजबूत हो। हाँ, सैद्धांतिक तौर पर तो उद्देश्य यही थे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये प्रावधान वाकई जमीनी स्तर पर वो स्वायत्तता ला पाए हैं जिसकी उम्मीद थी? मतलब ये कि एक तरफ तो संविधान स्वायत्तता की बात करता है, दूसरी तरफ आज भी कई राज्यों में सहकारी समितियां रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) के जरिए
राज्य सरकार के काफी नियंत्रण में है। तो क्या ये सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गए हैं? ये एक जायज सवाल है। कार्यान्वयन में चुनौतियां तो रही हैं। अलग अलग राज्यों ने अपने कानूनों में इन प्रावधानों को अलग अलग तरह से लागू किया है। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर भी इस संवैधानिक ढांचे का महत्व कम नहीं होता। कम से कम अब एक आधार तो है न्यायिक समीक्षा का। सदस्य अपने अधिकारों के लिए लड़ तो सकते हैं। हाँ, और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का वो राजेंद्र एन शाह बनाम भारत संघ 2013 वाला मामला भी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, जिसमें कोर्ट ने भाग 9 बी के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। हाँ, उन प्रावधानों को जो राज्यों की विधायी शक्तियों पर असर डाल रहे थे। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, इन्हें राज्यों की विधानसभाओं से पुष्टि मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली थी। लेकिन ये फैसला बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है ना? नहीं, ये सिर्फ राज्य स्तरीय समितियों के संदर्भ में था। तो ये संघीय पहलू भी इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट के मुख्य टेकअवेज क्या हुए प्रीलिम्स और मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो साफ है। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 लागू होने की तारीख 15 फरवरी 2012, अनुच्छेद 19 1C 43B भाग 9B अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT और राजेंद्र एन शाह मामला। ठीक है, और मेंस के लिए? मेंस के लिए संवैधानिक दर्जे का महत्व क्यों है? लोकतांत्रिक कामकाज, स्वायत्तता, आर्थिक मजबूती के लिए, डीएसपी और मौलिक अधिकार से इसका जुड़ाव, राजनीतिक हस्तक्षेप कम करने की कोशिश, और हाँ, कार्यान्वयन की चुनौतियां और संघीय मुद्दे, ये सब। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई संवैधानिक आधार की बात। अब जरा भाग 9 बी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि समितियों के रोजमर्रा के कामकाज के लिए क्या खास प्रावधान किए गए। शुरुआत करते हैं उनके निगमन, विनियमन और बोर्ड के गठन से। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 243 ZI ये कहता है कि राज्य विधानमंडल को सहकारी समितियों के निगमन यानी इनकॉर्पोरेशन, विनियमन यानी रेगुलेशन और समापन यानी वाइंडिंग अप के लिए कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी कानून बना सकते हैं? नहीं, यहीं पर संविधान की सीमा है। राज्य जो भी कानून बनाएगा वो भाग 9 बी के प्रावधानों के अनुरूप ही होना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। अच्छा, अब आते हैं बोर्ड पर, जो कि किसी भी संस्था का कंट्रोल सेंटर होता है। इसके गठन के बारे में क्या कहता है संविधान, खासकर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और समावेश के नजरिए से? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 ZJ बोर्ड के गठन के बारे में कई बातें बताता है। पहली, निदेशकों डायरेक्टर्स की अधिकतम संख्या 21 होगी। सिर्फ 21? हाँ, अधिकतम 21। राज्य विधानमंडल संख्या तय करेगा, पर 21 से ज्यादा नहीं, शायद इसलिए कि बोर्ड बहुत बड़ा और अव्यवहारिक न हो जाए। ठीक है, और दूसरी खास बात है आरक्षण। अगर समिति के सदस्यों में SC या ST समुदाय के लोग हैं तो उनके लिए कम से कम 1 सीट आरक्षित होगी। 1 सीट SC ST के लिए? हाँ, और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित होंगी। अच्छा, तो ये सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने की कोशिश है। बिल्कुल, ये सहकारी आंदोलन के जो मूल सिद्धांत हैं, समानता, समावेश, उनको दर्शाता है, ताकि वंचित तबकों और महिलाओं की आवाज भी फैसलों में शामिल हो। और इन निदेशकों का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल होगा पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल। 5 साल, ठीक है। इसमें एक और बात है फंक्शनल डायरेक्टर्स की। जैसे कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वो जो 21 की गिनती है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, ताकि प्रबंधन की विशेषज्ञता भी बनी रहे और सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी। हाँ, एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। ठीक है, बोर्ड बन गया, लेकिन उसका चुनाव कैसे होगा? ये तो सहकारी समितियों की एक बड़ी समस्या रही है। चुनावों में धांधली, राजनीतिक दखलंदाजी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की असली परीक्षा होती है। इसके लिए है अनुच्छेद 243 ZK। ये क्या कहता है? ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कहता है। पहली, बोर्ड का चुनाव मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए, ताकि कोई गैप ना आए। हाँ, ताकि कामकाज में रुकावट न हो और सत्ता का हस्तांतरण आराम से हो जाए। दूसरी बात, चुनाव कराने के लिए, मतदाता सूची बनाने के लिए और चुनाव के पूरे अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कोई निकाय या प्राधिकरण बनाएगा। 1 मिनट, मतलब संविधान खुद नहीं बताता कि चुनाव कौन कराएगा?
जैसे राज्य चुनाव आयोग, ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। हाँ, यही बात है। संविधान ने ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ा है कि वो तय करे कि चुनाव कौन कराएगा। वो चाहे तो राज्य चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी दे सकता है, या कोई नया स्वतंत्र निकाय बना सकता है, या फिर हो सकता है रजिस्ट्रार के अधीन ही कोई व्यवस्था कर दे। यहीं पर फिर से वो स्वतंत्रता और निष्पक्षता वाला सवाल आ जाता है। अगर चुनाव कराने वाली संस्था ही स्वतंत्र नहीं हुई तो फिर लोकतांत्रिक नियंत्रण का क्या मतलब? बिल्कुल, यहीं पर राज्य के हस्तक्षेप की गुंजाइश बन जाती है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो संवैधानिक उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। तो इस खंड के मुख्य बिंदु क्या हुए फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए याद रखें अनुच्छेद 243ZI राज्य कानून निगमन आदि पर, 243ZJ बोर्ड सदस्य मैक्स 21, SC/ST सीट, महिला 2 सीट, कार्यकाल 5 साल, और 243ZK चुनाव कार्यकाल समाप्ति से पहले राज्य द्वारा निर्दिष्ट निकाय कराएगा। ठीक है। और मेंस? मेंस के लिए राज्य विधानमंडल की भूमिका और उसकी सीमाएं, बोर्ड संरचना में समावेशी प्रावधानों का महत्व, SC/ST महिला आरक्षण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की केंद्रीय भूमिका, साथ ही उसकी संभावित चुनौतियां, खासकर चुनाव कराने वाले निकाय की स्वतंत्रता को लेकर। ठीक है, चुनाव हो गए, बोर्ड बन गया, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होता। ये भी जरूरी है कि चुने हुए बोर्ड को मनमाने ढंग से हटाया न जा सके। पहले तो ऐसा बहुत होता था, राज्य सरकारें बोर्ड भंग कर देती थीं। हाँ, सुपरसेशन और सस्पेंशन एक बड़ा मुद्दा था। अक्सर राजनीतिक कारणों से ऐसा किया जाता था। तो इसे रोकने के लिए क्या संवैधानिक सुरक्षा दी गई है? ये मेंस के लिए फिर एक अहम सवाल बनता है। किन हालात में बोर्ड को निलंबित या भंग किया जा सकता है, और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं? क्या ये उपाय काफी हैं? ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत जरूरी प्रावधान है। अनुच्छेद 243ZL ये बोर्ड के निलंबन या स्थगन पर कुछ साफ सीमाएं लगाता है। क्या सीमाएं हैं? पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीमा है समय की। किसी भी बोर्ड को 6 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए निलंबित या स्थगित नहीं रखा जा सकता। बस 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं? नहीं, अनुच्छेद 243ZL के हिसाब से 6 महीने अधिकतम सीमा है। और निलंबन भी कुछ खास परिस्थितियों में ही हो सकता है, ऐसे ही नहीं। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? जैसे अगर बोर्ड अपने काम में लगातार चूक या परसिस्टेंट डिफॉल्ट कर रहा हो, या लापरवाही बरत रहा हो, या फिर उसने समिति या उसके सदस्यों के हितों के खिलाफ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स कोई काम किया हो, या बोर्ड के गठन या कामकाज में कोई गतिरोध आ गया हो। अच्छा। या फिर राज्य के सहकारी कानून या चुनाव निकाय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा हो। इन्हीं आधारों पर हो सकता है। ये शर्तें तो काफी हैं, लेकिन इनमें से कुछ, जैसे लगातार चूक या हितों के प्रतिकूल कार्य, इनकी व्याख्या तो व्यक्तिपरक हो सकती है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश तो है, बिल्कुल है। और यहीं पर राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा बना रहता है। लेकिन एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा भी दी गई है। वो क्या है? वो ये है कि किसी भी बोर्ड को निलंबित करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, देना अनिवार्य है। मतलब नेचुरल जस्टिस का पालन करना होगा। ठीक है, सुनवाई का अवसर देना होगा। लेकिन जैसा आपने कहा, व्याख्या की गुंजाइश और जमीनी हकीकत वो अलग हो सकती है। हाँ, वो तो है। चलिए, अब स्वायत्तता के साथ साथ जवाबदेही की बात करते हैं। वित्तीय पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी? ऑडिट वगैरह का क्या प्रावधान है? क्योंकि सहकारी समितियों में वित्तीय गड़बड़ियों की खबरें तो आती रहती हैं। बिल्कुल सही। इसके लिए है अनुच्छेद 243ZM, जो खातों के ऑडिट अकाउंट्स की बात करता है। ये कहता है कि हर सहकारी समिति के खातों का ऑडिट वित्तीय वर्ष खत्म होने के 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर? और ऑडिट कौन करेगा? राज्य विधानमंडल कानून बनाकर ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म के लिए न्यूनतम योग्यता और अनुभव तय कर सकता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो राज्य की शीर्ष सहकारी समिति एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सामने रखी जाएगी। अच्छा, मतलब विधायिका की निगरानी भी रहेगी? हाँ, उच्च स्तर पर। अब बात करते हैं आम सभा की बैठकों की, जो सदस्यों की भागीदारी का मुख्य मंच है। हाँ, AGM। उसका क्या प्रावधान है? ZN ये कहता है कि हर सहकारी समिति को
वित्तीय वर्ष खत्म होने के 6 महीने के अंदर अपनी वार्षिक आम सभा यानी एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी होगी। इसमें भी 6 महीने की समय सीमा है? हाँ, इस बैठक में ही तो कामकाज, हिसाब किताब, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होती है। यही बोर्ड सदस्यों के प्रति जवाबदेह होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर सदस्य ही जागरूक ना हो, उन्हें जानकारी ही ना मिले, तो वो कैसे इन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे? उनके लिए क्या प्रावधान है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए है अनुच्छेद 243 ZO, जो सदस्यों के सूचना के अधिकार, मेंबर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है। अच्छा, RTI जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से। ये राज्य विधानमंडल को निर्देश देता है कि वो सुनिश्चित करें कि हर सदस्य को समिति की किताबों, सूचनाओं और खातों तक पहुंच मिले, जैसा भी राज्य कानून में तय हो। और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उसी अनुच्छेद में ये भी है कि राज्य विधानमंडल सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण, कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का भी प्रावधान कर सकता है, ताकि सदस्य अपने अधिकार और जिम्मेदारियां समझे और प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाएं। ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, और अगर कोई गड़बड़ी करे, कोई अपराध करे तो? उसके लिए है अनुच्छेद 243 ZP। ये अपराधों और दंडों, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से जुड़ा है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर विभिन्न अपराधों और उनके लिए सजा तय कर सकता है। ठीक है, तो इस खंड में हमने देखा कि कैसे संविधान निलंबन पर रोक लगाकर, नियमित ऑडिट और AGM को जरूरी बनाकर और सदस्यों को सूचना और शिक्षा का अधिकार देकर स्वायत्तता, जवाबदेही और भागीदारी में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हाँ, संक्षेप में कहें तो प्रीलिम्स के लिए अनुच्छेद 243 ZL, निलंबन अधिकतम 6 माह, शर्तें, सुनवाई का अवसर, 243 ZM, ऑडिट 6 माह में, एपेक्स रिपोर्ट विधानमंडल में, 243 ZN, AGM 6 माह में, 243 ZO, सूचना शिक्षा प्रशिक्षण और 243 ZP, अपराध दंड। और मेंस के लिए ही और सदस्य अधिकारों, सूचना शिक्षा से जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास। बहुत स्पष्ट। अब तक हमने भाग IXB के प्रावधानों को समझा। अब ये देखते हैं कि ये लागू कहाँ होते हैं। क्या ये सिर्फ राज्य की सीमाओं के अंदर काम करने वाली समितियों पर ही लागू होते हैं? नहीं, इनका दायरा उससे बड़ा है। अनुच्छेद 243 ZQ साफ कहता है कि ये प्रावधान बहुराज्य सहकारी समितियों यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर भी लागू होते हैं। अच्छा, जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। हाँ, वही। लेकिन एक फर्क है, इन बहुराज्य समितियों के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं। लेकिन कानून भाग IXB के अनुरूप ही होंगे? हाँ, संसद जो कानून बनाएगी वो भी भाग IXB के मूल सिद्धांतों के दायरे में ही होंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या? यूनियन टेरिटरीज? उन पर भी लागू होते हैं। ये अनुच्छेद 243 ZR में कहा गया है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति को थोड़ी छूट दी गई है। कैसी छूट? राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि ये प्रावधान किसी खास यूटी पर लागू नहीं होंगे या फिर कुछ बदलावों या मॉडिफिकेशंस या अपवादों, एक्सेप्शंस के साथ लागू होंगे। दिल्ली के मामले में ये शक्ति उपराज्यपाल को दी गई है। समझ गया। एक आखिरी सवाल इस बारे में, जब ये 97वां संशोधन लागू हुआ 15 फरवरी 2012 को, तब राज्यों के अपने पुराने सहकारी कानून तो चल ही रहे थे। उनका क्या हुआ? क्या वो एकदम से रद्द हो गए? नहीं, एकदम से नहीं। इसके लिए एक संक्रमणकालीन प्रावधान रखा गया, अनुच्छेद 243 ZT। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाग 9B लागू होने से ठीक पहले जो भी राज्य कानून चल रहे थे, अगर वो इस नए भाग के प्रावधानों से असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो तब तक लागू रहेंगे जब तक राज्य विधानमंडल उन्हें बदल न दे या रद्द न कर दे, या फिर भाग 9B लागू होने से 1 साल पूरा होने तक, इनमें से जो भी पहले हो। अच्छा, मतलब राज्यों को अपने कानूनों को नए संविधान के हिसाब से ढालने के लिए 1 साल का समय दिया गया था। बिल्कुल, ताकि एकदम से कोई कानूनी खालीपन ना आ जाए और व्यवस्था बनी रहे। ये एक व्यवहारिक कदम था। सही है। तो इस सेगमेंट के मुख्य बिंदु क्या हुए? प्रीलिम्स के लिए अनुच्छेद 243 ZQ मल्टी स्टेट कोऑप्स पर लागू, कानून संसद बनाएगी। 243 ZR यूटीज पर लागू, राष्ट्रपति LG बदलाव कर सकते हैं। 243 ZT पुराने असंगत कानून 1 साल तक या संशोधन तक जारी। और मेंस के लिए? मेंस के लिए संवैधानिक प्रावधानों का व्यापक दायरा,
राज्य, मल्टी स्टेट यूटीज और पुराने कानूनों से नए प्रावधानों की ओर एक व्यवस्थित संक्रमण, स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करने की व्यवस्था का महत्व। बहुत बढ़िया। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे 97वें संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों को एक संवैधानिक पहचान और संरक्षण दिया। उद्देश्य था उनके लोकतांत्रिक, स्वायत्त, पारदर्शी और पेशेवर कामकाज को बढ़ावा देना। हाँ, और यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से देखें तो प्रीलिम्स के लिए तथ्य जैसे 97वां संशोधन 15 फरवरी 2012, अनुच्छेद 19(1)(c), 43B भाग IXB के अनुच्छेद 243ZH से 243ZT और उनके मुख्य विषय, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और मेंस के लिए इनका विश्लेषण समझना होगा। संवैधानिक दर्जे का औचित्य क्या था, संघवाद पर क्या असर पड़ा, खासकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, विकेंद्रीकरण और आर्थिक लोकतंत्र में क्या भूमिका है, और सबसे बड़ी बात, संवैधानिक आदर्श और जमीनी हकीकत में क्या अंतर है, कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां हैं। हाँ, और वो जो खास अनुच्छेद है 243ZJ बोर्ड, 243Z के चुनाव, 243ZM निलंबन, 243ZM ऑडिट, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सीधे सुशासन और पारदर्शिता से जुड़े हैं। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। भारत आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में क्या ये सहकारी मॉडल अपने इस नए संवैधानिक कवच के साथ इन लक्ष्यों को पाने में, खासकर कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और असंगठित क्षेत्र में, एक मजबूत भूमिका निभा सकता है? ढांचा तो बन गया है, पर क्या ये जमीनी स्तर पर असली आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण ला पा रहा है या अभी भी पुरानी बाधाएं हावी हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही और गहरी चर्चाओं और यूपीएससी की तैयारी से जुड़े विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नए विषय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.